चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके मेंस में, बीपीएससी मेंस में पूछे जाते हैं और प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छे से समझिएगा कि राज्यपाल आखिर पोस्ट क्यों होता है और इसमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं प्री लेवल पे, और मेंस में किस प्रकार से इसको लिखना होता है। क्वेश्चन सिंपली पूछा जाएगा कि क्या राज्यपाल एक कठपुतली की भांति कार्य करते हैं, इसका आलोचनात्मक जो है व्याख्या करें। इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। या क्या राज्यपाल के पद रबर स्टाम्प के पद हैं। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे बीपीएससी में थोड़ा सा GS2 के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राज्यपाल का पद क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक उसके बारे में प्रबंध किया गया है और किस किस प्रकार की शक्तियां भारतीय संविधान ने राज्यपाल को दिया है, और राज्यपाल किस प्रकार से किसी भी राज्य में जो वहाँ का जो सरकार चल रही होती है उसके संचालन में भूमिका निभाती है तथा केंद्र राज्य संबंध के बीच में जो है अपना एक भूमिका अदा करती है। तो राज्यपाल का जो क्वेश्चन निश्चित रूप से बीपीएससी मेंस में अल्टरनेट वर्षों में पूछे गए हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एक बार करके, जैसे एक बार ये आया, अगली बार राष्ट्रपति आ जाएगा, फिर राज्यपाल, इस तरीक़ा से राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी मेंस में पूछे ही जाते हैं अल्टरनेट वर्षों में। इसीलिए यह टॉपिक GS2 के लिए आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छे से समझिएगा। बाकी प्री में तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। चलिए सबसे पहले जब भी हम मेंस लिखते हैं तो उसमें राज्यपाल से रिलेटेड भूमिका जब देना होगा तो हमें लिखेंगे राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र के राज्य में प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। यानी केंद्र का प्रतिनिधित्व जो राज्य में कर रहा होता है वो राज्यपाल ही होता है। यह केंद्र और राज्य के मध्य एक प्रकार से सेतु का कार्य करता है। केंद्र और राज्य के मध्य में जो है सेतु का कार्य कौन करता है, तो राज्यपाल। केंद्र और राज्य के मध्य में सेतु मतलब पुल का कार्य करता है। यानी एक प्रकार से दोनों के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। यानी केंद्र यानी आप जान ही रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे देश की बात किया जाए तो यहाँ पे केंद्र में जैसे मान के चलिए बीजेपी की सरकार है, तो राज्य में हो सकता है बीजेपी नहीं भी हो सकती है, जैसे राजद की सरकार हो गई। अभी तो बीजेपी जदयू अलायंस NDA की सरकार है। तो क्या होता है कि कोई भी योजनाएं होती है तो जैसे राज्य विधानसभा में पारित करना है तो कई बार क्या होता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए अनुशंसा के लिए रख लेते हैं, या कोई भी सूचना है केंद्र का राष्ट्रपति शासन लगाना है तो एंटी पार्टी की सरकार होती है तो वहाँ पे जो है राज्यपाल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको लेकर के यहाँ पे विवादास्पद जो है पद को लेकर के कई चर्चाएं जो है होती रहती है। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है आपको बीपीएससी मेंस में, ठीक है, इसकी चर्चा भारतीय अनुच्छेद, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है उसमें 153 से 167 तक किया गया। यानी जो राज्यपाल का पद है उससे रिलेटेड चर्चा संविधान में 153 से कहाँ तक किया गया है, तो 167 तक किया गया है, ठीक है। 153 से 167 तक किया गया। देखिए आप बीपीएससी के किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, चाहे आप टीचर के एग्जाम में बैठते हैं, चाहे प्रशासनिक सेवा में बैठते हैं, या फिर अन्य जो भी बीपीएससी के द्वारा आयोग के द्वारा लिया जाता है, सब में इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये नहीं है कि केवल ये मेंस में ही पूछा जाएगा। मेंस तो जो लोग प्रशासनिक सेवा में प्री निकाल के मेंस में बैठेंगे उनको लिखना होता है इसको, लेकिन ऑब्जेक्टिव तौर पे प्री के लिए सबके लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए सब लोग इसको देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे आपने समझा भूमिका के रूप में कि राज्यपाल क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच में एक मध्यस्थ कह सकते हैं, सेतु का काम करता है। यानी कोई भी जो सूचनाएं होती है राज्य सरकार के राज्य का, वो केंद्र तक पहुंचाने का काम किसका होता है, तो राज्यपाल का ही होता है, ठीक है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताया गया है। सबसे पहला अनुच्छेद 153 क्या कहता है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया। कई बार पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है, तो याद रखिएगा वो है अनुच्छेद 153, जिसमें प्रत्येक राज्य के लिए, ठीक है,
प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। ठीक है। दूसरा अनुच्छेद 154, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्य में निहित होती है। ठीक है। जितनी भी कार्यपालिकाएं शक्ति होगी वो राज्यपाल में ही निहित होती है। ठीक, किस में निहित होती है? राज्यपाल में ही निहित होती है। ठीक है। कार्यपालिका का प्रधान राज्य स्तर पे कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे कि राज्य स्तर पे कार्यपालिका का सबसे प्रधान जो व्यक्ति है वो राज्यपाल है। वहीं देश स्तर की बात करें तो कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 155, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है इच्छा। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे किसी राज्य का राज्यपाल वो बना रह सकता है व्यक्ति। ठीक है। तो यहाँ पे कोई आयु या एज या कुछ भी लिमिटेशन नहीं है या वर्ष। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक वो किसी भी व्यक्ति को 10 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी समय इच्छा हो जाए राष्ट्रपति का, उतना समय के लिए जब तक राष्ट्रपति का पीरियड है, ठीक है, उसी दरमियान वो उसको प्रसाद पर्यंत मतलब उनकी इच्छा तक वो व्यक्ति बना रह सकता है। अनुच्छेद 163, शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और जब भी राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो मंत्रिपरिषद के सलाह लेकर के ही करते हैं, स्वविवेकाधिकार की शक्ति को छोड़ करके। लेकिन कुछ मामले में इनका एक्सेप्शन पावर भी है, जैसे स्वविवेकाधिकार की शक्ति भी इसको यानी अपना स्वविवेक का भी प्रयोग राज्यपाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थे अनुच्छेद जो कि राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। खास करके प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल होगा अनुच्छेद 153 कहता है। अनुच्छेद 154, समस्त कार्यपालिका की शक्ति जो है राज्य लेवल का वो राज्यपाल में निहित होता है। अनुच्छेद 155 ये लगातार 53, 54, 55 है। राज्यपाल जो बने रहते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब उनकी इच्छा तक। उसके बाद अनुच्छेद 163 जो ये राज्यपाल शक्ति का प्रयोग करते हैं वो मंत्रिपरिषद के सलाह से ही करते हैं। ठीक है। तो ये अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा राज्यपाल से संबंधित। अब विभिन्न प्रकार की शक्तियां राज्यपाल को दी गई है। सबसे पहले आपको विधायी संबंधी शक्ति है, कार्यपालिका संबंधी शक्ति है, विवेकाधीन शक्ति है विवाद की स्थिति में, न्यायिक शक्ति है, क्षमादान भी दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के इतना पावर नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति मृत्युदंड भी क्षमा कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल उसको कम कर सकता है। ठीक है, लेकिन पूरा माफ नहीं कर सकता है। ठीक। उसके बाद वित्तीय शक्ति भी यहाँ पर दी गई है। अब देखिए राज्यपाल को कार्यपालिका संबंधी शक्ति में क्या क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा। सीएम तथा इसकी सहायता से बनी मंत्रिपरिषद का गठन किसके माध्यम से किया जाता है? तो राज्यपाल। तो सीएम को नियुक्ति भी कराने का काम राज्यपाल का ही होता है, याद रखिएगा। महाधिवक्ता जो होते हैं, जो कह सकते हैं कि राज्य सरकार के जो मेन वकील होते हैं, महाधिवक्ता जो कि सरकार के तरफ से कोई भी केस लड़ते हैं, उसकी भी नियुक्ति राज्यपाल के माध्यम से की जाती है। एक होते महान्यायवादी, वो देश स्तर के होते हैं, और महाधिवक्ता जो होते हैं राज्य स्तर के होते हैं, याद रखिएगा। राज्य के निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं, जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त होता है अपना अपना, उसका भी जो आयुक्त होते हैं जो मेन अधिकारी, उनका निर्वाचन नियुक्ति जो है इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति राज्यपाल की अनुशंसा से ही होगी। अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन जब भी लगेगा तो वो राज्यपाल के ही सहायता से, राज्यपाल ही जब केंद्र को सूचना देता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उस राज्य में, और यही विवाद का कारण भी बनता है। विश्वविद्यालय जितने भी हैं, यूनिवर्सिटी, उसके कुलाधिपति और कुलपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के माध्यम से ही किया जाता है। राज्य के किसी भी प्रशासनिक विधायी मामलों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये राज्य से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रशासनिक या विधायिक मामला की जानकारी ले सकते हैं राज्यपाल और फिर केंद्र को दे सकते हैं। ठीक है, इतना इनको पावर, कार्यपालिका संबंधित शक्तियां इनको दी गई है। तो मेन रूप से कई बार पूछेगा कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। या सीएम तथा उनके सलाह पे जो मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसके कुलाधिपति जो होते हैं, वाइस चांसलर, ये सब की नियुक्ति भी राज्यपाल के माध्यम से की जाती है। ये सब याद रखना है आपको, कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं यहाँ से। उसके बाद विधायी संबंधी, विधायी मतलब होता है कानून बनाने संबंधी, विधायी का मतलब होता है कानून बनाना, और कानून बनाने संबंधी शक्ति जो है, ठीक है,
कानून बनाने संबंधी शक्ति भी जो है किसको प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा कि राज्यपाल को दिया गया है विधायी संबंधी शक्ति। इसमें क्या है, वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को संबोधित कर सकता है। यानी जब भी अभी जैसे अभी चुनाव होगा विधानसभा का, जो पहला सत्र होगा स्टार्ट होगा, 3 सत्र होते हैं ना, ग्रीष्मकालीन सत्र होते हैं, मानसून सत्र होता है, एक शीतकालीन, तीनों सत्र की शुरुआत से जो है राज्यपाल ही शुरुआत करते हैं, संबोधन करते हैं। याद रखिएगा कोई भी विधेयक जो भी कानून बनने वाला है तो उसको स्वीकार कर सकता है, उसको पावर दिया गया है, उसको अस्वीकार कर सकता है, ठीक है, और पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि लोकसभा में जैसे पास होता है कोई भी विधान, उसी प्रकार से राज्य के अंदर जो होता है विधानसभा विधान परिषद में अगर पारित होता है तो वो फिर राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल भी इसको स्वीकार कर सकते हैं, इच्छा हुआ नहीं स्वीकार करने का नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन फिर दोबारा अगर उनके पास भेज दिया जाता है कि इसको जरूरी है तो फिर उनको स्वीकार करना पड़ता है। अगर वो नहीं भी स्वीकार करते हैं तब भी वो कानून पारित हो जाता है, ठीक है। तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, धन विधेयक को छोड़ करके, धन विधेयक को जो है वो लौटा नहीं सकते, उन पे उनको स्वीकार करना ही पड़ता है। अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा, कोई भी कानून को वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अनुच्छेद 201 यानी जैसे कोई भी कृषि संबंधी कोई भी कानून बनाना है राज्य को, अगर उसको अस्वीकार कर दिया या लोकसभा विधानसभा विधान परिषद में पारित हो चुका है, लेकिन वहाँ पे राष्ट्रपति खुद से राज्यपाल जब साइन करेंगे तब वो कानून बनेगा, उस स्थिति में वो क्या करेंगे, उसके लिए वो राष्ट्रपति के लिए उस कानून को उस विधान को रख सकते हैं सुरक्षित, जब राष्ट्रपति आदेश करेंगे तब फिर वो यहाँ पे साइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं किसी भी विधेयक को, सत्र को आहूत यानी शुरुआत करने का, सत्र अवसान समाप्त करने का, या एकाएक जब सरकार गिर जाती है विघटन करने का, ये भी अधिकार राज्यपाल को ही दिया गया। यानी शुरुआत करना सत्र का, समाप्त करना, और बीच में अगर एकाएक बहुमत की पार्टी की सरकार गिर गई, मान के चलिए जैसे अभी बीच में स्थिति हुआ था कि राजद और जो है दोनों में टकराव जब हुआ नीतीश कुमार की जदयू पार्टी में, उस स्थिति में अगर कोई बहुमत की सरकार नहीं बनती तो उस समय विघटन हो जाता है, ठीक है। तो उस समय राज्यपाल के माध्यम से ये होता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अगर कोई भी कानून जरूरी है राज्य के लिए तो अध्यादेश लगा करके भी उस कानून को अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल लागू करवा सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर उस विधानसभा विधान परिषद में उसको पारित करना होता है। और विधान परिषद के जो 1/6 सदस्य होते हैं, जैसे टोटल 75 सदस्य बिहार में है, तो उसके 1/6 भाग जो होता है वो मनोनीत किए जा सकते हैं राज्यपाल के माध्यम से। सदस्यों की निरहरता के मुद्दे पर चुनाव आयोग से विमर्श, अगर कोई भी योग्यता या निहरता का योग्यता बनाना है तो इस पर चुनाव आयोग से विमर्श वो कर सकते हैं राज्यपाल, ठीक है। तो ये था आपका विधायी संबंधी शक्ति। वित्तीय शक्ति क्या है, वित्तीय मतलब धन से रिलेटेड है, सुनिश्चित करना कि वित्तीय विवरण विधानमंडल के सामने रखा जाए। ये सुनिश्चित करते हैं कि जितने भी वित्तीय मामला है उसको विधानमंडल में रखा जाए, सभी जो मंत्री परिषद है मंत्रिमंडल उनके बीच में रखा जाए, ठीक है। तो वित्तीय विवरण विधानमंडल में रखा जाए ये सुनिश्चित करते हैं। ये राज्यपाल के पूर्व सहमति के बिना धन विधेयक को राज्य विधानसभा में नहीं प्रस्तुत किया जाता है। यानी कोई भी धन विधेयक अगर पारित करना है राज्यसभा में, राज्य की विधानसभा में, तो उनको उसके लिए अनुमति राज्यपाल से लेना पड़ेगा पहले, तब जाके कोई भी धन विधेयक विधानसभा में जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। राज्य की आकस्मिक निधि, अगर मान के चलिए राज्य के पास जो फंड कम है तो उससे पैसा निकालने की बात आएगी आकस्मिक निधि से, तो राज्यपाल के ही साइन से वो आकस्मिक निधि से निकलेगा। राज्य वित्त आयोग का गठन, और जितने भी जैसे पंचायती राज व्यवस्था है, नगर पालिका है, तो उसको वित्तीय जो सहायता प्रदान करने हेतु क्या होता है कि यहाँ पे एक राज्य का अपना वित्त आयोग होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सहायता, ठीक है, राज्य वित्त आयोग कई बार पूछेगा कि जो भी वित्तीय जो देखरेख का काम जो पंचायत स्तर का जो नगर पालिका है उसका कौन सा संस्था करता है, तो राज्य वित्त आयोग होता है, और राज्य वित्त आयोग के माध्यम से ही राज्यपाल पंचायत नगर पालिकाओं को वित्तीय सहायता मुहैया कराते हैं, ठीक है। तो ये है आपका वित्तीय संबंधी शक्ति, जो कि वित्तीय संबंधी शक्ति राज्यपाल को दिया गया है। अब नेक्स्ट आता है न्यायिक शक्ति, न्यायालय के लिए भी कुछ शक्ति है, संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है।
यानी जो भी राज्य है, जैसे बिहार का है राज्य तो पटना हाई कोर्ट है, उसके जो न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा परामर्श, जब राष्ट्रपति परामर्श देंगे जो भी व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करना है तो यहाँ किया जाता है। उसके उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है, यानी नियुक्ति देने का काम राज्यपाल का ही होता है। लेकिन अगर मान के चलिए किसी जिला के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है तो वो हाई कोर्ट से परामर्श लेकर के ही जो है राज्यपाल नियुक्ति देता है। स्थानांतरण और प्रोन्नति भी कर सकता है। राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति का भी काम जो है वो राज्यपाल के माध्यम से ही होता है। क्षमादान, राज सूची के विषय पर वो क्षमादान दे सकते हैं। दोषी व्यक्ति को दंड में या प्रकृति में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, ये सब पावर है। लेकिन मृत्यु दंड को वो क्षमा नहीं कर सकते हैं। किंतु राष्ट्रपति की तरह मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते, बल्कि आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, तो उसको जो है ये क्या कर सकते हैं, बहुत करेंगे तो उसको पूर्णकालिक जो भी आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, लेकिन उसको माफ नहीं कर सकते या अल्प नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद विवेकाधीन शक्ति अनुच्छेद 163, राज्यपाल को स्वविवेक का यूज करने का पावर दिया गया है अनुच्छेद 163 के तहत। वो क्या है, संवैधानिक और परिस्थितिजन। एक संवैधानिक विवेकाधीन की शक्ति, एक परिस्थितिजन्य, यानी सिचुएशन हो जाए कि किसकी बहुमत बन रही है तो किसको सरकार को बुलाया जाए, ठीक है, ये परिस्थितिजन्य में आता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, अनुच्छेद 356 राजनीतिक हथियार के रूप में, ठीक है। जब मान चले किसी पार्टी का बहुमत नहीं बन रहा है तो उस स्थिति में जो है राज्यपाल अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन की बात केंद्र को कहते हैं, तो यहाँ पे त्रिशंकु विधान की स्थिति में, यानी किसी एक पार्टी का जब सरकार नहीं बन रहा होता है उस स्थिति में अनुच्छेद 356 का प्रयोग राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश सभा की स्थिति में सीएम की नियुक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक आरक्षित सीएम के आकस्मिक निधन पर, अगर मान के किसी राज्य के सीएम का निधन हो जाता, उस स्थिति में कोई भी जो विचारार्थ विधेयक है उसको अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए वो रख सकते हैं। अनुच्छेद 200 पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटाना, अगर कोई इच्छा नहीं है उनको उस पे साइन करने का या तो उसको पुनर्विचार के लिए वो भेज सकते हैं, लेकिन जब दोबारा आ जाएगा लौट के तो उनको करना ही पड़ता है। विधानसभा का विघटन करने का काम भी जो है ये कर सकते हैं, ठीक है। बहुमत नहीं रहेगा तो उस स्थिति में विधानसभा का क्या होता है, विघटन किया जाता है। विधानसभा के बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना, और जो भी पार्टी है उसको सभी को बहुमत सिद्ध करने के लिए ये बुलाते हैं। जो भी पार्टी अपना बहुमत सिद्ध करेगी उसको वहाँ पे उस पार्टी के सीएम को नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के संबंध में विभिन्न महत्वपूर्ण आयोग एवं निर्णय अभी तक आए हैं। जैसे आयोग है 1970 में भगवान सहाय, कई बार पूछ देगा भगवान सहाय समिति क्या चीज से संबंधित है, तो राज्यपाल से संबंधित है। 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग का भी गठन किया गया था और उसके भी कुछ रिजल्ट आए थे कि राज्यपाल कौन व्यक्ति आखिर बनेगा, किसको बनाया जाए। और बहुत सारा आयोग है, जैसे सरकारी आयोग है, पुंछी आयोग है, SR बोम्मईवाद है, बूटा सिंह है। तो ये सब जो है कई मुद्दाएं हैं जो कि राज्यपाल से संबंधित है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार सरकारिया आयोग से पूछा जाता है कि केंद्र राज्य संबंध के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था, तो सरकारिया आयोग है। सरकारिया आयोग 1983 से 87 के बीच में बना था और उसने एक रिपोर्ट दिया था कि आखिर राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किस प्रकार के व्यक्ति को दिया जाए। तो राज्यपाल की नियुक्ति राज्य से बाहर का व्यक्ति हो, यानी अगर मान चले बिहार का राज्यपाल बनाना है तो बिहार राज्य का व्यक्ति को नहीं बनाया जाए, यानी राज्य के बाहर का। अगर किसी भी राज्य का राज्यपाल बनाना है किसी व्यक्ति को तो वो उस राज्य को छोड़ के अन्य राज्य का वासी हो, उसको बनाया जाए। सक्रिय राजनीति से जुड़ा नहीं हो, कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हो, खास करके जो IAS IPS हैं रिटायर्ड, उनको जो है ये पद दिया जाए। सीएम से सलाह लेने की प्रक्रिया, और जब राज्यपाल की नियुक्ति हो तो उस समय मुख्यमंत्री से भी सलाह लिया जाए। अनुच्छेद 356 अत्यंत चरम स्थिति में, जब बहुत अत्यंत चरम स्थिति है तभी 356 का प्रयोग किया जाए, नहीं तो कोशिश किया जाए कि किसी प्रकार से सरकार का गठन हो जाए, ठीक है। तो ये राज्यपाल की जो है सरकारिया आयोग का रिपोर्ट था, उसके माध्यम से
तथ्यों और विवरणों को सौंपने के प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 का प्रयोग हो। जब तक संसद द्वारा घोषणा का अनुमोदन न कर दिया जाए, विधानसभा का विघटन नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद पूंछी आयोग 2007 से 10 में गठन हुआ। ये क्या कहता है? सरकारी आयोग की अनुशंसा को सही ठहराए। ये भी पूंछी आयोग जो बना था, वो भी सरकारी आयोग जो भी बना था, राज्यपाल और किस प्रकार का व्यक्ति हो और उसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए पोस्ट को लेके, तो उसको सही बताया। स्थानीय स्तर पर केवल प्रभावित हिस्से पर आपात स्थिति लागू की अनुशंसा। अगर कहीं पे भी आपात हो तो कोई स्थानीय स्तर पे ही हो, पूरे राज्य पे इकट्ठा नहीं हो, जिले या उसके कुछ भागों में ही ये लागू किया जाए। इस प्रकार के आपात 3 महीने से अधिक नहीं हो, और आपातकाल जब लगे किसी राज्य में तो वो 3 महीना से अधिक नहीं लगना चाहिए। SR बोम्मईवाद 1994 के फैसले को अनुच्छेद 356 में संशोधन कर शामिल करने की अनुशंसा की गई है। ठीक है। उसके बाद SR बोम्मईवाद 1994 कर्नाटक के मुख्यमंत्री का मामला है। वो क्या है? देखिए, अनुच्छेद 356 का प्रयोग कदाचित ही कभी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं। ठीक है। और आप देखेंगे कि मैक्सिमम बार जो है 356 का प्रयोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो पार्टी की सरकार केंद्र में होती है वो इसका दुरुपयोग करती है। सरकार की शक्ति का परीक्षण सदन के पटल पर हो, ना कि कहीं पे। जो सदन है वहाँ विधानसभा या जहाँ पे हो तो वहीं पे उसका शक्ति का प्रदर्शन हो कि बहुमत हो या नहीं हो। उसके बाद अनुच्छेद 356 का प्रयोग संवैधानिक विफलता पर, ना कि प्रशासनिक पर। ठीक है। न्यायालय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह पर प्रश्न नहीं उठा सकता, परंतु सलाह के आधार पर परीक्षण कर सकता है। दूषित इरादे की स्थिति में सुधारात्मक कदम भी उठा सकता है। तो इस तरह का बात इसलिए होता है कि जैसे मान चलिए केंद्र में कोई पार्टी की सरकार हो गई, ABC मान लीजिए पार्टी की सरकार है, और राज्य में DEF पार्टी की सरकार बन गई, तो क्या होता है कि वो हमेशा अपनी सरकार को जो है यानी दूसरी की जो सरकार है दूसरे पार्टी की, उसको गिरा के अपने पार्टी समर्थित जो भी गठबंधन है उसको सरकार बनाने का प्रयास करती है। तो उस केस में जो है यहाँ पे ये पद जो होता है, चूँकि इनकी नियुक्ति जो होती है राज्यपाल की वो राष्ट्रपति के माध्यम से होती है, तो चूँकि राष्ट्रपति का भी तो नियुक्ति बहुमत दल के पार्टी के माध्यम से होती है, तो कहीं ना कहीं जो बहुमत दल का पार्टी होता है वो उस पर हावी होते हैं राष्ट्रपति पे, और राष्ट्रपति के माध्यम से जो है राज्यपाल पे हावी होने का प्रयास किया जाता है। इसको लेकर के यहाँ विवाद ज़्यादा देखने को मिलता है। बूटा सिंह का विवाद था। आरोप यह था 2005 में बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह ने अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के आधार पर विधानसभा के विघटन की अनुशंसा की थी। ठीक है। यानी विघटन कर दिया था विधानसभा को। उनके अनुसार कुछ दल अनैतिक साधनों के माध्यम से बहुमत प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। अब प्रयास कैसे भी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने विघटन कर दिया, और उन्होंने बताया कि अनैतिक साधनों के या रुपया दे के अपना पार्टी मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि लेकिन इसके खिलाफ दायर याचिका में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बूटा सिंह के फैसले को असंवैधानिक बताया था। ठीक है। उसको सही नहीं बताया था, क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये हो रहा था। अब आते हैं, एक विवाद है 22 मई 2005 को बिहार विधानसभा जो भंग हुआ था। ठीक है। ये बूटा सिंह वाला था मामला। बिहार विधानसभा भंग कर दिया गया था 2005 में। वहाँ पे नीतीश कुमार और रामविलास पासवान और ये राजद, ये तीनों जो है एक मतलब कोई एक साथ मिलने को तैयार नहीं थे। उसके बाद है विवाद है फिर कर्नाटक का मामला है। भाजपा को 104 सीट मिला। कांग्रेस और JDS को जो है मिल करके इससे ज़्यादा सीट पुरा सकता था, सरकार बनाने का दावा दिया, लेकिन इनको मौका नहीं दिया गया और वहाँ पे भाजपा की सरकार बना दी गई। राज्यपाल ने भाजपा की सरकार बनाने की अनुमति दी तथा कई राज्यों में दूसरे और तीसरे स्थान पर आई पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित ही नहीं किया गया, जैसे मणिपुर, मेघालय, गोवा। और उस स्थिति में जैसे 2-3 पार्टी मिलकर सरकार बना सकती थी, लेकिन उसको आमंत्रित नहीं किया गया। यानी कहीं ना कहीं वहाँ पे केंद्र का प्रभाव जो है राज्यपाल के माध्यम से राज्य पर दिखाई दे रहा था। ठीक है। तो यही सब है, इस कारण से विवादित पोस्ट रहता है। उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से देखा जाए तो राज्यपाल की भूमिका राज्य के संवैधानिक प्रमुख से अधिक केंद्र के एजेंट के रूप में जो है परिलक्षित होती है। यानी यहाँ पे कहने का अर्थ है कि किसी राज्य का जो सरकार है उसको यहाँ पर ये क्या है कि इसके माध्यम से फायदा से कहीं ज़्यादा जो है जो केंद्र की सरकार है वो इसको एजेंट के रूप में कार्य करती है। ठीक है। इसको एजेंट के रूप में
अब किसी का विघटन, अब मौका ही नहीं देना दूसरे पार्टियों को सरकार बनाने की, तो ये दिक्कत हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पे जो है राज्यपाल का पद जो है थोड़ा संदेहास्पद हो जाता है, और जो है कई बार एजेंट की भूमिका के रूप में, रबर स्टाम्प के रूप में, या कुछ भी तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। उदाहरण भी यहाँ पे बहुत सारा हमने दे रखा है। 2004 में गोवा, गुजरात, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपालों को एक साथ बर्खास्त किया गया था। 1959 में केरल में नंबूदरीपाद के नेतृत्व वाली सरकार को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्त किया गया था। 1984 में आंध्र प्रदेश के एनटी रामाराव के मंत्रिमंडल का बर्खास्त किया गया था राज्यपाल के माध्यम से। निष्कर्ष, वर्तमान समय में राज्यपाल का पद राजनीति के क्षेत्र में सेवानिवृत्त पुरस्कार के समान अधिक प्रतीत होने चाहिए। यानी ये उन व्यक्ति को मिलना चाहिए ये पद जो कि सेवानिवृत्त हैं, और उनको एक पुरस्कार के रूप में मिलना चाहिए, क्योंकि यह एक संवैधानिक पद है और इस पद पर आसीन व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी राजनीतिक निष्ठाओं को भूल करके, यानी उसको राजनीतिक लोभ नहीं रखना है और निष्पक्ष ढंग से काम करे। अन्यथा राजनीतिक वर्ग जो है संविधान वेता और जो जागरूक नागरिक हैं इस प्रश्न पर विचार करें कि क्या राज्यपाल का पद वाकई जरूरी है, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता, और इसे खत्म कर दिया जाए तो किस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे वाद विवाद हुए, और वही सब चीज़ का यहाँ एग्जाम्पल है। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत सरकार। 1989 में राज्यपाल पेंडिकांती वेंकट सुसवैया द्वारा सरकार बर्खास्त, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 1994 में फैसला आया और एस.आर. बोम्मई को दोबारा सरकार बनाने को कहा गया। ठीक है, राज्यपाल ने उस सरकार को बर्खास्त कर दिया था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो फिर जो बोम्मई की सरकार है उसको मौका दिया गया फिर से सरकार बनाने का। 23 नवंबर 2019 को भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, आपको पता होगा, महाराष्ट्र में। लेकिन 48 घंटे के अंदर ही फिर इनको इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि दो पार्टी मिलके वहाँ पे दूसरी सरकार बनाई थी। ठीक है, उसके बाद जगदम्बिका पाल बनाम भारत संघ 1998, उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह को बर्खास्त कर कांग्रेस के जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, कर्नाटक 2018 में जो बीजेपी येदियुरप्पा को सीएम बनाया, किंतु बहुमत नहीं मिला बाद में, जिसके बाद जो है जेडीएफ जो है वहाँ का जनता दल जो भी है जेडीएफ की सरकार बनी थी। यानी बहुमत था नहीं, और रातों रात जो है उसकी सरकार की घोषणा दे दी गई, बाद में बहुमत साबित नहीं हुआ होगा। तो यानी दुरुपयोग किया गया, केंद्र के द्वारा राज्यपाल के माध्यम से जो है सरकार बनाने में दुरुपयोग किया गया, इसी सब का एग्जाम्पल है। अब बिहार के, चूंकि जब भी हम लोग बीपीएससी में मेंस लिखते हैं तो बिहार से जुड़े हुए मामला को जरूर वहाँ पे लिखना होता है, और बिहार के मामला से संबंधित जो जानकारी है वो देखिए क्या क्या राज्यपाल से संबंधित अभी तक जो मामला है। राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी 1999 में केंद्र की बीजेपी की सरकार के निर्देशानुसार बिना ठोस आधार के राबड़ी देवी की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी थी 1999 में कि राबड़ी की सरकार को हटाया जाए और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है बीजेपी जब वहाँ पे थी केंद्र में, तो यहाँ पे राज्यपाल के माध्यम से, और राज्यपाल बनाए गए थे उस समय सुंदर सिंह भंडारी, उनके माध्यम से ऐसा काम कराया गया था। फिर 2005 में बूटा सिंह द्वारा किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, और मनमाने ढंग से संवैधानिक संकट खड़ा हो गया, तो वहाँ पे एक अलग मामला हो गया। फिर 2017 में राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी जब थे, इधर कुछ दिन की बात है, तो ये 17 की बात है, त्रिपाठी द्वारा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा निर्देशानुसार काम करना और आरजेडी को सरकार बनाने का मौका नहीं देना। 2017 में भी आरजेडी को सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया। तो यहाँ पर भी जो है कह सकते हैं कि केंद्र का जो है यहाँ पे पार्टी है वो हावी हुआ। ठीक है, तो इन संदर्भों में केंद्र सरकार की कठपुतली, ठीक है, तो कई बार केंद्र सरकार की कठपुतली के रूप में राज्यपाल को पूछ देगा कि क्या एक यह केंद्र सरकार कठपुतली की भांति कार्य करती है, इसकी व्याख्या करें, आलोचनात्मक जो है व्याख्या करें, या कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन सेट किया जाता है। तो इन संदर्भों में केंद्र सरकार की कठपुतली, किंतु राज्यपाल के पद को मात्र कठपुतली नहीं माना जा सकता। लेकिन जब भी आप निष्कर्ष लिखते हैं तो भले ही क्वेश्चन नकारात्मक हो, लेकिन आप उसको पॉजिटिव वे में ले जाइएगा, कुछ तथ्य को लिखिएगा, यहाँ ऐसा होता है,
लेकिन लास्ट फाइनली हम केवल कठपुतली हम इसको नहीं मान सकते, क्योंकि क्या है देखिए, मात्र कठपुतली नहीं माना जा सकता। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है जिसकी अपनी एक गरिमा और एक विशेषाधिकार है। कुछ अपवादों को छोड़कर राज्यपालों ने राज्य सरकारों को बेहतर राह दिखाई है तथा भारत की संघात्मक व्यवस्था को मजबूत किया है। और चूंकि भारत एक राज्यों का संघ है अनुच्छेद 1 के अनुसार, और जब संघात्मक व्यवस्था है तो संघात्मक स्थिति मजबूत करने के लिए एक राज्यपाल का पद रहना बहुत जरूरी है। तभी जाकर के हमारे जितने भी राज्य हैं देश के, वो सब केंद्र से मिल के काम करते रहेंगे, क्योंकि राज्यपाल केंद्र के एजेंट से कहीं ज़्यादा कह सकते हैं एक प्रतिनिधि भी हैं जो कि सूचना आदान प्रदान करते हैं, सेतु का काम करते हैं। तो लास्ट में निष्कर्ष में पॉजिटिव लिखना होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन दूसरे दिन आपको दूंगा और फिर कहूँगा खुद से आप 4 पन्ना इसके बारे में राज्यपाल से संबंधित लिखिए। जो लोग बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं प्रशासनिक सेवा में मेंस में, तो उनको लिखने का प्रैक्टिस करना होगा। जैसे हमने ये नोट्स दे दिया, हमने आपको समझा दिया, अब आपका काम क्या होगा कि हर एक अनुच्छेद को याद करना, समझना, क्या क्या शक्तियां हैं राज्यपाल को, उसको लिखिएगा, तब जाकर के आपका जो है प्रशासनिक सेवा होता है। ये कोई टीआरई का एग्जाम नहीं है कि ऑप्शन मिलेगा 4 को और मार दिए बस हो गया। उसके लिए आपको ये पूरी जानकारी आपको लिखनी होती है, ठीक है। हर एक पॉइंट्स को लिखेंगे तब जाके आपको बेहतर नंबर वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यपाल से संबंधित यही सब जो भी, और इसी में प्री में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अनुच्छेद 153 क्या है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल का प्रावधान दिया गया है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में होता है, अनुच्छेद 154 के तहत किया गया है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 155 राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण कर सकता है। तो ये सब अनुच्छेद भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है प्री के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, किस किस तरह की शक्तियां हैं सबके बारे में। जैसे महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं, सीएम की नियुक्ति कौन करते हैं, कुलाधिपति जो विश्वविद्यालय है उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद धन विधेयक को छोड़ करके पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। इस सब से भी क्वेश्चन आपको विधान परिषद के 1/6 सदस्य को नामित भी राज्यपाल के माध्यम से ही किया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको प्री के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकारीय आयोग क्या है, पुंछी आयोग क्या है, एसआर बोम्मईवाद क्या है, बूटा सिंह का मामला 2005 का क्या है। तो ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बीपीएससी में बार बार आपको प्री में, मेंस में तो दे करके पूछा ही जाता है। अनुच्छेद 356 से रिलेटेड भी क्वेश्चन, राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है, ठीक है। तो मेंस में आपका मेन रूप से यही करना है कि आपको इसको जो भी नोट्स हमने आपको ग्रुप में दिया है उसको आप अपने कॉपी में लिखिए, फिर उसको समझिए और फिर से खुद से लिखने का प्रयास कीजिए बिना देखे हुए। तब जाकर के आप जब लिखने लगेंगे तब आपकी तैयारी बेहतर होगी, ठीक है। और मेंस के लिए वही करना होता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखेंगे उतना बेहतर होगा, ठीक है। फिर 10 मिनट में हम आएंगे आपके बीच में टीआरई का लोकतंत्र एक टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिछले बार भी टीआरई 2 में भी देखने को मिला और टीआरई 3 में भी लोकतंत्र से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। कम से कम मुझे लगता है 5-6 क्वेश्चन लोकतंत्र से संबंधित उसकी विशेषताओं से लेकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसको मैं करवाऊंगा, तो आप लोग अपना ऑनलाइन आ करके देख लेंगे, ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर 8:30 बजे से लाइव आते हैं। चलिए, धन्यवाद।